Assalamu alaikum. I'm Dr. Shahbaz Ahmed and I'm working in healthcare system ओमान। आज मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि मैंने ओमान में जॉब कैसे हासिल की और इस पे मेरा टोटल कितना एक्सपेंस आया, कितने स्टेप्स थे, कितना टाइम लगा और जॉब सिक्योर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, क्या मुझे कोई एजेंट हायर करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। इसके अलावा मुझे जो फर्स्ट सैलरी थी वो कितनी देर के बाद मिली और क्या वहाँ से जब आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है तो यहाँ आके आपको क्या करना पड़ता है इससे पहले कि आपको सैलरी मिले या आपको लाइसेंस मिले। तो आज मैं आपको सारे वो स्टेप्स बताऊंगा जो बेसिकली मैंने खुद किए और किस तरह से मैंने जॉब जो है वो सिक्योर की। तो सबसे पहले तो ये था कि मैंने प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम उस टाइम होता था जो कि अब पियर्सन व्यू है, वो मैंने बुक किया, जिसकी रिक्वायरमेंट जो टोटल थी यानी ओमान आने की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी मिनिमम 4 इयर्स पोस्ट हाउस जॉब एक्सपीरियंस प्लस आपकी ऑब्वियसली एमबीबीएस डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पीएमसी एक्टिव रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अपना प्रोमेट्रिक या पियर्सन व्यू रिटन एग्ज़ाम देते हैं फॉर ओमान स्पेशलिटी बोर्ड। ठीक है, वो मैंने तकरीबन फेब के एंड पे दिया 28 फेब को। और उसके बाद मैंने डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, जिसके लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी था। उस टाइम तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो मैंने पासपोर्ट जो है वो अर्जेंटली ट्राई किया, 1 वीक के अंदर अंदर मैंने बनवाया और मैंने अर्जेंट ही डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई, क्योंकि जैसे ही मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था मुझे एक जॉब ऑफर आ गई थी। उस टाइम शायद सीट्स ज़्यादा थी, कंपटीशन इतना नहीं था, तो जॉब्स जो थी वो बहुत अवेलेबल थी। अब भी वैसे तो हैं लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा अब स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो मैंने फिर इसी वजह से, क्योंकि मुझे जॉब ऑफर आ गई थी, तो उन्हें ऑब्वियसली डाटा फ्लो जो है वो पहले चाहिए होता है फॉर वाइवा पर्पसेस। तो मैंने अर्जेंट बेसिस पे 15 डेज़ के अंदर डाटा फ्लो करवाया, जो कि जिसको फिर भी 21-22 डेज़ लग गए थे। डाटा फ्लो करवाने के बाद जो है वो वाइवा कंडक्ट होने में थोड़ा सा मेरा प्रोसेस हुआ लेट, क्योंकि एक दफ़ा वाइवा हुआ तो वो पोस्टपोन हो गया, किसी को कोई रीज़न नहीं पता। सुबह उठ के रेडी होके वाइवा के लिए बैठे थे लेकिन वाइवा नहीं हुआ। आई डोंट नो कोई सिस्टम एरर था या क्या था। खैर उसके बाद दोबारा से रीअप्लाई उन्होंने, मेरा जो स्पॉन्सर था उसने वाइवा रीअप्लाई किया। इसके लिए पेमेंट वगैरह वही कर रहे थे, उसमें मुझे कोई वाइवा के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ी। हाँ, प्रोमेट्रिक जो एग्ज़ाम था वो उसके लिए $220 थे जो फीस थी उस टाइम, वो 65,000 रुपीज़ बन रहे थे पीकेआर में। तो वो पाकिस्तान में हो रहा था, पाकिस्तान से ही फ़ी पे हो रही थी पाकिस्तानी डेबिट कार्ड के थ्रू। तो लेकिन अब जो पियर्सन व्यू है उसमें पाकिस्तानी डेबिट कार्ड के थ्रू फ़ी पे नहीं होती, आपको कोई ना कोई फ़ॉरेन का चाहिए। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ डिफरेंट वीडियोज़ में। तो आज मैं फोकस करूँगा कि मेरा जो प्रोसेस था वो कैसे कैसे हुआ। तो जो है वाइवा मेरा फिर बाद में तकरीबन 2 महीने का डिले उसमें आया। वाइवा हुआ, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट जो थी वो मेरी सैडली वो उसमें मेरा नहीं हो पाया। तो उसमें ऑब्वियसली होता ये है कि आपका एक एक्सपीरियंस होता है, उसमें उनका बड़ा टिपिकल एक है तरीकाकार है वाइवा कंडक्ट करने का, वाइवा लेने का। वो अगर आप कर लेते हैं टिपिकल तरीके से तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होता। वो बेसिकली होता है सिनेरियो बेस्ड, वो आपको एक प्रोसेस, एक पूरे पैटर्न से लेके चलते हैं। आप उस पैटर्न पे अगर चलते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और इस सारे पैटर्न को मैंने अपने वाइवा वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो वाइवा मेरा जो है वो फिर पास हुआ। उसके बाद थोड़ा सा मैंने और गैप लिया, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली मैंने एक और वीडियो अपलोड आपको की है कि मेरा ब्रुनाई दारुस्सलाम का प्रोसेस जो था वो भी चल रहा था, मैं उसका भी वेट कर रहा था। वो मुझे थोड़ी सी बेटर ऑप्शन लग रही थी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट करता रहा। लेकिन खैर अब इन लोगों के साथ मेरी एक कमिटमेंट थी और जो ब्रुनाई वाला था वो थोड़ा सा प्रोसेस भी डिले हो रहा था और मैं इतना डिले नहीं करना चाह रहा था। खैर वाइवा हो गया। उसके बाद जो है वो इधर से ट्राई इन्होंने करना शुरू कर दी कि जल्दी से जल्दी वो बुलवाने की। तो उस दौरान भी मुझे 2 ऑफ़र्स और भी आई थी, बहुत अच्छी ऑफ़र्स थी। उसमें से एक जो थी पीडियो साइट्स की थी, जिसमें 3 मंथ पीडियो साइट की जॉब जो है वो बड़ी ईज़ी होती है एक ऐसे बंदे के लिए जो जो अकेला होता है, जो फैमिली को नहीं ले जा रहा होता या जो अनमैरिड होता है, बच्चे नहीं होते ऑब्वियसली, तो वो फैमिली को नहीं अगर लेके जाता। तो उसमें ये होता है कि आपकी 3 महीने अपनी ड्यूटी करनी होती है और 1 मंथ आपको पेड लीव मिलती है और उसमें सैलरी भी ज़्यादा होती है। तकरीबन आप उसमें आपको 1400 टू 1600 तक भी ऑफ़र आ जाती है सैलरी की। तो वो मुझे एक ऑफ़र थी। फिर मुझे एक और ऐसा एरिया था ओमान का जो बहुत बेस्ट समझा जाता है, जो
ग्रीन समझा जाता है। समझ लेंगे जैसे हमारा उधर हिल स्टेशन हम पाकिस्तान में समझते हैं, इसी तरह का वो इधर एरिया समझ लें, टूरिस्ट स्पॉट है बेसिकली। तो वहाँ पे भी मुझे ऑफर आई थी, लेकिन अब वही बात थी कि कमिटमेंट आप जो जब कर लेते हैं तो आपको उसको पूरा करना चाहिए। तो सिर्फ कमिटमेंट की वजह से मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और मैंने यहाँ के लिए अपना ओके किया, जहाँ पे भी अभी जॉब कर रहा हूँ। तो इधर का ये हुआ कि मेरा वीज़ा फिर आया और इन्होंने मेरा तकरीबन 7 डेज़ के अंदर अंदर मुझे कहा कि भाई आपकी टिकट हम सेंड कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे कोई एटलीस्ट 2-3 वीक्स चाहिए, लेकिन वो खैर करते करते मैंने 8-9 डेज़ लिए इनसे, और उसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें वहाँ से वाइंड अप की। रिजिग्नेशन मैं पहले वैसे दे कर चुका था, बैक डेट्स में मैंने रिजिग्नेशन वहाँ पे दिया और इंटस हॉस्पिटल में, और फिर वो सारा प्रोसेस जो है वो टिकट भी यहाँ से भी सेंड हो गई, और मैं फिर तकरीबन जो है वो अक्टूबर में सितंबर सितंबर के लास्ट वीक में मैं यहाँ पे आ गया था। अब सितंबर के लास्ट वीक में आके सबसे पहला जो काम यहाँ पे फिर होता है, अब यहाँ तक मेरा कोई एक्सपेंस नहीं था, एयरपोर्ट से भी ये लोग लेके आए थे, वहाँ की टिकट ये भी यही इन्हीं की तरफ से थी। उसके बाद ये हुआ कि फर्स्ट डे जो था ये मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गए, सारा दिखाया कि अच्छा ये सेटअप है, इस तरह है। पहले वीज़ा मेडिकल सेंटर ऑलरेडी रनिंग था और दूसरा क्लिनिक जो था वो नीचे था। और उसके बाद जो है मेरा रेजिडेंट कार्ड के लिए मुझे लेके गए। ठीक है, सबसे पहले आपका बनता है रेजिडेंट कार्ड, और वो आपका तकरीबन वहाँ पे 15 मिनट लगते हैं, आपको वो खुद लेके जाते हैं सनद ऑफिस में। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, पहले तो वो मेडिकल होता है, ठीक है, वो ब्लड सैंपल होता है, मेडिकल हो के आपका उसके बाद आप जाते हैं रेजिडेंट कार्ड के लिए, वो आपका 15-20 मिनट में बन जाता है। उसी बेस पे फिर अगले दिन वो लेके गए, मुझे मेरा अकाउंट बनवाया बैंक मस्कत का, और फिर जो है वो लाइसेंस अप्लाई किया। तकरीबन जो है वो 10 to 12 डेज़ में जो मेरा मेडिकल लाइसेंस था वो भी आ गया, और उसके बाद जॉब शुरू होने में थोड़ा और भी टाइम लगा, लेकिन जिस दिन आपका आ जाता है लाइसेंस आ जाता है, आपकी सैलरी डेट्स वहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहले अगर आपके 2 हफ्ते हैं, 1 हफ्ता जो आपका गुजरा है उसकी सैलरी आपको काउंट नहीं होती। और लेकिन उसमें ये किया फिर इन्होंने कि मुझे फर्स्ट डे पे वो मार्केट लेके गया, ठीक है। वहाँ से अब मैं समझ रहा था कि शायद मुझे खुद पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली चाय वगैरह या इस तरह की चीज़ें आपने खुद बनानी होती हैं घर में। शुरू में फैमिली तो नहीं थी, स्टार्ट में मैं लेके आया, तो मुझे लगा कि शायद मैंने पे करना, तो मैंने बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें उठाई, ठीक है। लेकिन वो खुद भी कुछ ना चीज़ें डाल रहा था अंदर, मुझे समझ ना आया, मैं कहा यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अपने जेब से पैसे लग रहे थे और वो भी रियाल्स में लग रहे थे। अब अगर पीकेआर को रियाल में कन्वर्ट करते तो वो तो थोड़े से बच जाते हैं। खैर, तो फिर भी मैंने कुछ चीज़ें उठा ली जो जो ज़रूरी थी मुझे, क्योंकि मैं यही था कि अंडा बना लिया, या कुछ एक छोटी सी एक हांडी भी मैंने हल्की वाली ले ली, और इस तरह करके कुछ चीज़ें जो है ना, चाय बनाने की देगची एंड ऑल दैट। बाकी जो उधर था वो तो फर्निश्ड अपार्टमेंट था, फर्नीचर और किचन की जो मेजर यूटेंसिल्स थी वो सारी थी, लेकिन बर्तन और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। खैर, जब वो लाने लगी तो वो पे बिल उसने किया, मैंने यार फिर मैंने वो थोड़ी सी और चीज़ें जो है ना उठाई, ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें। खैर, तो एनीवेज ये भी होता है कि इनिशियली वो आपको शॉपिंग भी करवा देते हैं, बट सब जगहों पे शायद ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपका वो किस तरह का बनता है। खैर, उससे अगले दिन जो है वो फिर मुझे जो बेसिकली स्पॉन्सर है वो उधर उन्होंने इनवाइट किया, तो वहाँ पे गए। वो जो है, जो मेरा बेसिकली मेरा स्पॉन्सर है, जो ओनर है हॉस्पिटल का, वो बेसिकली पीएचडी डॉक्टर है, उसने एग्रीकल्चर में पीएचडी की हुई है इंग्लैंड से, तो वो बड़ा एजुकेटेड बंदा है। उसके साथ खैर बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस, और मुझे फील हुआ कि यार ओके, थिंग्स आर गोना वर्क आउट फ्रॉम हियर। क्योंकि पहले आपको ऑब्वियसली लगता है नई जगह पे जाते हैं, और मैं तो फर्स्ट टाइम किसी भी मुल्क में जा रहा था, पहले मैंने कभी मुल्क से बाहर मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उसके अलावा फैमिली भी, फिर मेरी बेटी थी, उसको मिस करना, और वो सारी चीज़ें एक होता है बंदे के जहन में, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जब आगे आपको वार्म वेलकम मिलता है, आपको थोड़ा सा एट ईज़ रखा जाता है, तो फिर बंदा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। तो उनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल फील किया। उन्होंने और भी मुझसे पूछा कि कोई और चीज़ चाहिए हो तो बताना, और ये वो ऑल दैट। फिर मैंने देखा कि एसी थोड़ा सा वो पुराना था और बीच में ना थोड़ा ट्रिप कर रहा था, बंद हो रहा था। फिर मैंने उससे मैसेज किया, तो वो शाम को ही उन्होंने आके जो है ना वो नया एसी इंस्टॉल कर दिया। तो इससे भी पता चला कि ओके, पीपल आर अकोमोडेटिंग और केयरिंग,
और यहाँ पे रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स की, हाई स्किल्ड जो प्रोफेशनल होता है उसकी रिस्पेक्ट का एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि हम जो जब आते हैं ना कहीं किसी भी दूसरे मुल्क में, तो उनके बारे में चीज़ें सुनी सुनाई होती हैं, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस होता है फिर आप समझते हैं कि ओके यार, जो समझा जाता था वो चीज़ तो नहीं है, अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं। खैर, अब जॉब शुरू हो गई। हॉस्पिटल क्लिनिक जो होता है वो, यहाँ पे बेसिकली मेरा जो है वो क्लिनिक है, तो क्लिनिक में ऑब्वियसली ओपीडी केसेस होते हैं। आप ओपीडी देखते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओपीडी, और उसमें अगर कोई इमरजेंसी आती है आप वक्ती तौर पे डील करते हैं, देन रेफर आउट कर देते हैं। आपने कोई रिस्क नहीं लेना होता, किसी तरह की कोई रिस्की जॉब नहीं होती है। आपने अपने आप को भी सेव करना है, क्लिनिक को सेव करना है, और सबसे पहली बात, पेशेंट की लाइफ की प्रायोरिटी है। तो आप लिमिटेड अपनी डोमेन यूज़ करते हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन आपने अपने आप को लिमिटेड रखना होता है इन द विसिनिटी ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर और अ जनरल प्रैक्टिशनर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा तब से चल रहा है सिस्टम। और एग्जैक्ट 5 जो डेट है वो रखी होती है इन्होंने सैलरी की, एग्जैक्ट 5 डेट को सैलरी जो है वो अकाउंट में, हालांकि मेरे जो डेज हुए थे वो थे पूरे नहीं थे, 20 डेज थे आई थिंक, लेकिन मुझे पूरी मंथ की सैलरी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी फर्स्ट मंथ में। तो बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हो गया और मुझे लगा कि यार ओके, सही है, इंशाल्लाह ठीक है सिस्टम। उसमें फिर ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम आप देखते हैं कि यार वहाँ पे आप, हाँ, वर्किंग आवर्स की अब अगर बात करें तो वर्किंग आवर्स बहुत रिलैक्स, इन अ सेंस इस तरह से रिलैक्स हैं कि जो मैं पाकिस्तान में काम कर रहा था, सिंपली सी बात है, 48 आवर्स अ वीक, 12 आवर्स की 4 शिफ्ट्स में एक जगह पे कर रहा था, और 36 आवर्स अ वीक दूसरी जगह पे 18 आवर्स की 2 शिफ्ट्स दूसरी जगह पे कर रहा था। तो आप खुद सोचें, आपके पास आ, घर जाके भी सोने का ही टाइम होता है, इसके अलावा आपके पास को खास टाइम नहीं होता। तो यहाँ आके मेरा ये है कि सुबह 8 से लेके 12 तक, और फिर शाम 5 से लेकर 9 तक ये ड्यूटी आवर्स होते हैं। और उसमें फिर जो थर्सडे है, फ्राइडे फुल ऑफ, थर्सडे की जो है वो सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट है, सैटरडे की जो है वो सिर्फ इवनिंग शिफ्ट है, लेकिन अब इन सैटरडे की भी मॉर्निंग शिफ्ट शुरू कर दिया। तो आप ये हो कि थर्सडे सिर्फ 8 से 12 है, शाम मतलब फिर उसके बाद ऑफ है, फ्राइडे पूरा ऑफ है, फिर सैटरडे को आपने जाना होता है। तो ये आपके बन जाते हैं 40, आई थिंक 40 आवर्स अ वीक, और 44 आवर्स अ वीक, समथिंग लाइक दैट। तो नाइट्स आपके कभी कोई ड्यूटी नहीं है, यू नो कि आपकी नाइट्स की कोई ड्यूटी नहीं है। फिर जब मेरी आ गई थी सेकंड सैलरी, तो मैंने पहले प्लान कर लिया फैमिली को, फिर मैंने फैमिली वीज़ा अप्लाई कर दिया, और वो वीज़ा जो है, चूँकि वो वीज़ा मेरा 2-3 दिन में आ गया, और फिर फैमिली की टिकट आपने खुद करानी होती है, और उसको फिर जो है ना मैंने 2 वीक्स के बाद की उनकी टिकट करवाई। 4 जनवरी को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी फैमिली भी आ गई थी, वाइफ और मेरी बेटी। तो चीज़ें और ज़्यादा जो है ना वो बेहतर हो गई। अब यहाँ पे ऐसे ही होता है जैसे मतलब हम अपने घर में हैं, वहाँ पे भी इसी तरह ही रहते थे। ऑब्वियसली पेरेंट्स या बाकी जगहों को तो आप मिस करते ही हैं, तो उनके साथ लेकिन यही है कि वीडियो कॉल हो जाती है और वो चीज़ें सारी वैसे चलती हैं। बाकी हाँ, उसके बाद शॉपिंग या वो सारी चीज़ें, वो मैंने एक वीडियो में पूरा बताया है कि किस तरह से उसका एक पहली शॉपिंग जो हमने की थी खुद, उसमें बिल कितना बना, मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपके मंथली एक्सपेंसेस भी कोई ख़ास नहीं होते, ठीक है। हम वैसे ही घर में कुकिंग करते हैं मोस्टली, ओनली वीकेंड्स पे जो है ना, अगर आप बाहर खाना, अभी तो फ़िलहाल गाड़ी नहीं है तो बाहर इतना जाना नहीं होता, एक दो दफ़ा ही गए हैं। तो वो भी यहाँ पे गाड़ी के बगैर आपकी मोटिलिटी या मोबिलिटी नहीं होती। तो गाड़ी के लिए अब ये है कि इंशाल्लाह गाड़ी के लिए सबसे बड़ा इशू जो होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, क्योंकि मैंने वहाँ गाड़ी सेल की थी, मेरे तकरीबन उसी पैसों में वहाँ पे मेरे पास GLI 10 मॉडल थी। उन्हीं पैसों को जब कन्वर्ट करके यहाँ पे जो मैंने उसको सेल किया, यहाँ पे अगर मैं लूँ तो मुझे कैमरी जो है वो 2012 मॉडल कैमरी वो मिल सकती है, जो मैंने प्राइसेस चेक किए हैं। इसमें भी मुझे बड़ा शौक लगा। मैं कहा यार वहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ियों की जो कीमत है वो, मतलब आप देखो 10 मॉडल मीन 13 साल पुरानी गाड़ी थी, और वो मैं बेच के आया था 18.5 लाख में मैंने ख़रीदी थी वो उससे 4-5 साल पहले 15 लाख में। तो वो मैं 4 साल यूज़ करके मैं फिर भी प्रॉफिट में उसको बेच के आया हूँ।
और यहाँ पे जो है गाड़ी जब यूज़ हो जाती है तो वो कीमत अपनी बहुत गिरा देती है। तो सेकंड हैंड कार्स जो है वो बहुत सस्ती मिल जाती है यहाँ पे। तो मोस्ट लाइकली मेरा लाइसेंस जो है वो कल ही कंप्लीट हुआ है। उसमें भी मैंने सारे स्टेप्स जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं होता, उसमें भी पूरी आपको वर्क करना पड़ता है, पूरे टेस्ट होते हैं, आपने वो पास करने हैं प्रॉपर, फिर आपको लाइसेंस मिलता है और उस पर एक्सपेंस भी आ जाता है। कम से कम उस पर 250 रियाल जो है वो मेरा एक्सपेंस है। 250 रियाल का मतलब है 2 लाख रुपये, कमोबेश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का, 2 लाख रुपये सिर्फ लाइसेंस लेने में आपको लग जाते हैं। तो एक्सपेंसेस भी खैर उसी तरह के हैं, लेकिन वन टाइम एक्सपेंसेस हैं। आप ये सोच सकते हैं कि वन टाइम एक्सपेंसेस हैं। अब ये है कि गाड़ी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैंने कह दिया है अपना, जो मेरा स्पॉन्सर है कि वो भी देखें, उन्हें ज़्यादा बात है, उनका एरिया उन्हें ज़्यादा पता होगा, तो वो कोई अगर अच्छा मॉडल मुझे ढूंढ देते हैं तो होप से इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में जो है वो गाड़ी लेके फिर थोड़ी सी और लाइफ ईजी हो जाती है। फिर आप फैमिली के साथ, बेटी को लेके, बच्चों को लेकर आप थोड़ा बहुत घूमने फिरने भी जा सकते हैं, क्योंकि टैक्सी बहुत कॉस्टली पड़ती है। और वैसे भी टैक्सी में आप लिमिट में रहते हैं, आप फैमिली के साथ तो उस तरह से नहीं, आप अगर पिकनिक या कहीं पे आपने घूमने फिरने भी जाना है तो आप उस तरह से नहीं जा सकते। और यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। वादी बनी खालिद यहाँ से बहुत करीब है जहाँ पर मैं रहता हूँ। इसके अलावा लश्खरा बीच जो है वो बहुत करीब है और वो बहुत ओमान का मशहूर बीच है। वो भी 40-45 किलोमीटर्स इसी रेडियस में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह गाड़ी आती है, लेते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं व्लॉग का सिलसिला शुरू करूँगा, जिसमें मैं ये फिर सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। बाकी प्रोसेस यही था, इसी तरह से सारे ये स्टेप्स हुए। और हाँ, यहाँ आने के तकरीबन मुझे 1 महीने बाद फिर मुझे ब्रुनाई से मेल आ गई थी कि वो दे हैड सेलेक्टेड मी और मुझे ऑफ़र थी वहाँ से। बट फिर वही बात है कि बंदा एक जगह पे इतनी स्ट्रगल करके मूव करता है, इतना कुछ जो है ना वाइंड अप करके, तो फिर मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। और मुझे लगा कि जहाँ पे अब आए हैं यहाँ पे सारा खर्चा या जो भी किया है, तो हमें थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उतना तो मस्ट, और उसके बाद भी देखेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे अगर तो और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करवा लेंगे रिन्यू। अदरवाइज थोड़ा सा प्लान डिफरेंट है, कोई कुछ देर के बाद स्टडी वगैरह शुरू कर फर्दर आगे डिग्रीज़ के बारे में सोचते हैं इंशाल्लाह। तो बात सिंपल यही स्टेप्स थे। इसमें आई होप आप लोगों को जो भी देखे उसको कोई फ़ायदा हो, और डिसीजन लें, प्लान करें। ठीक है, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलेंगे ना, एक डिसीजन, यू आर जस्ट डिसीजन अवे फ्रॉम ग्रेटनेस, एक छोटा सा डिसीजन। तो वो मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो देखी कि एक फ़िश थी, वो एक छोटे से पॉन्ड में थी और इस तरफ सारा समंदर था, बट फ़िश को तो नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन उसे पता चल गया लहरों की आवाज़ से। ठीक है, वो बड़ी प्यारी वीडियो मुझे लगी, अगर मुझे मिलेगी तो मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ। तो उस बस वो यानी पानी इतनी दूर आता था, लहर आती थी वापस चली जाती थी, तो वो जो थी वो डीप से पॉन्ड में थी, लेकिन उसे पता चल गया कि हाँ, अब वो डिसीजन ही था उसने एक दिन, खैर वो काफ़ी लंबी वीडियो थी, उसने डिसीजन ले ही लिया कि लेट्स जंप आउट ऑफ दिस स्मॉल पॉन्ड, गो टू द ओशन। तो वो उस जो वहाँ पे पानी भी नहीं था बीच में, उसने वहाँ से जंप किया, क्रॉल करती 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 आखिरकार वो समंदर में चली ही गई। सो ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड try to make best of your life. Thank you so much.